देखिए क्या दिन आ गए हैं। जिस वेस्ट को हमेशा लगता था कि भारत सिर्फ स्नेक चार्मर्स का, मसालों का और गरीबों का देश है, आज जैसे जैसे उन्हें एक्चुअल इंडियन सिविलाइजेशन की असली बातें पता चल रही है ना, उनको शौक पर शौक लग रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन रहे हैं वेस्ट के सबसे बड़े पॉडकास्टर जो रोगन। अब जो लोग नहीं जानते ना, उनको बता देता हूं कि जो रोगन अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड पॉडकास्टर्स हैं, जिन्हें करोड़ों लोग सुनते हैं। इन भाई साहब की ना एक वीडियो आजकल खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो भारत के कैलासा टेम्पल की एक्चुअल हिस्ट्री को जानकर एकदम हक्के बक्के हो चुके हैं। There's a temple in India that is one of the most confusing places I've ever seen, where people describe its mass and like how it's made. It was carved out of a mountain. The whole temple was entirely carved out of a mountain. Bro, have you ever seen that? No, I have not. Dude, I seen watched that. a whole YouTube documentary on it last night. What is it called again? Kalisa Temple. Dude, it's fucking bananas. Wow. Whoever fucking made it. balling out How? Whoever 2,000 years ago made this. Fucking how? Dude, it's nuts. The video I was watching last night on YouTube, my jaw was open. I was like, this is crazy. Wow. जो रोगन साफ कहते हैं कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क है और ये इजिप्ट के पिरामिड से कहीं ज्यादा एप्रिसिएशन डिजर्व करता है। This whole I don't thing know. it's so impressive. It's so impressive. Almost more impressive than some of the stuff from ancient Egypt. Yeah. Because it's all one piece of stone. The whole thing. और सच कहें तो उसका दिमाग घूमना ना बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि कैलासा टेम्पल सच में किसी भी एंगल से साधारण नहीं है। पहले ना वहां पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ हुआ करता था। उस पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटते हुए, लेयर्स हटाते हुए और आखिरकार जिस शेप को छोड़ दिया गया, वो आज का कैलासा टेम्पल है। आज मशीनों के जमाने में भी इतनी साफ और सिमेट्रिकल कार्विंग्स निकालना मुश्किल है। करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया, और अगर आज आपको इतना स्टोन मूव करना पड़े ना, तो लगभग 11,000 ट्रक्स लगेंगे। उस टाइम ना तो मशीन्स थी, ना बुलडोजर्स थे, ना क्रेन थी, सिर्फ हैमर और चीजल थी और सदियों से चली आ रही क्राफ्टमैनशिप थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पूरा कैलासा टेम्पल ना सिर्फ 12 साल में तैयार हुआ था। मंदिर का हर हिस्सा, मंडप, गोपुरम, नंदी मंडप, सभा मंडप, गर्भगृह, सब कुछ एक ही पत्थर के अंदर से कार्व किया गया है। एक भी जगह पर कहीं बाहर से लाए गए किसी स्टोन ब्लॉक को नहीं जोड़ा गया है। और इसका मतलब यह है कि मंदिर बनाते समय ना मेजरमेंट में किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर कार्विंग का एक भी पॉइंट खराब होता ना, तो पूरा का पूरा ढांचा खराब हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि उस समय भारतीय इंजीनियर्स और कलाकार कितने कमाल के प्रिसीजन रखते थे। और ये सब सुनकर ना किसी का भी दिमाग घूम सकता है, लेकिन वेस्ट वालों का दिमाग इसलिए ज्यादा घूमता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा है। उनकी सोच यही है कि अगर बाहर से कुछ बड़ा निकलता है ना, तो सिर्फ एक एक्सीडेंट होगा। लेकिन जब उन्हें ना सच सामने दिखता है, तो उनकी पूरी कहानी गिर जाती है। असलियत यही है कि रॉक कट आर्किटेक्चर भारत में बहुत पुराना है। अशोक के जो केव्स है ना, वो 2300 साल पुराने हैं, और अजंता की जो गुफाएं हैं ना, वो 2nd सेंचुरी BCE की है। एलिफेंटा और महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स हैं, वो उस ट्रेडिशन का आगे बढ़ा हुआ रूप है। भारत के आर्टिशियंस जो है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को सीखते सिखाते और रिफाइन करते आए हैं। कैलासा टेम्पल उस लंबी परंपरा का शिखर है। जो रोगन इसी पॉडकास्ट के अंदर विश करते हैं कि काश उस समय के इंडियंस ने ये लिखा होता कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे संभव किया। I believe I you. wish they wrote books. I wish they wrote books on how they did this. And if they have the books, let them out. Look at these pillars, man. Look at this whole thing. It's all carved out of the mountain. It's bananas. और देखिए, इन भाई साहब का ना ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि वेस्ट तो छोड़िए, आज भारत में भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिन्हें खुद नहीं पता कि भारत में ना जाने ऐसी कितनी चीजें हैं, कितना बड़ा ज्ञान का भंडार है जिसे सिस्टमैटिकली खत्म किया गया था। भारत में इस्लामिक इन्वेजन्स के दौरान नालंदा जैसी कितनी यूनिवर्सिटीज, कितनी किताबें, कितने ग्रंथ और कितने पुस्तकालय जला दिए गए थे, कितने गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिए गए थे, सदियों के नॉलेज को मिटा दिया गया था। और इस सब के बाद आज हमारे पास जो कुछ भी बचा है ना, वो डिस्ट्रक्शन से बची हुई आज की कुछ इनकम्प्लीट जानकारी है सिर्फ। इनफैक्ट कैलासा टेम्पल भी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। औरंगजेब ने 1682 में इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 मजदूर लगाए थे। 3 साल तक टेम्पल को तोड़ने की कोशिश की जाती रही। नतीजा पता है क्या हुआ? बस हल्का सा सरफेस डैमेज। मुगल एम्पायर का पूरा जोर लग गया था, लेकिन आज भी हमारा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा है। और इससे ये बात दिखती है कि बावजूद इतने प्रहारों के आज भी हमारी इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता
मजबूती से खड़ी है। और भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप बाकी पौराणिक सभ्यताओं का हाल देख लीजिए। आज इजिप्ट के गॉड्स म्यूजियम में मात्र शोकेस बनकर रह गए हैं। ग्रीस की सिविलाइजेशन आज सिर्फ पोइट्री में बची हुई है। रोम की सिविलाइजेशन बस प्लैनेट्स और वीकडेज के नाम तक सिमट कर रह गई है। एज़टेक और इनका सभ्यताएं जो हैं वो केवल एंथ्रोपोलॉजी के पेपर्स के कुछ नाम के अंदर ही खत्म हो चुकी है। यानी दुनिया की हर एंशिएंट सिविलाइजेशन या तो एब्जॉर्ब हुई, कन्वर्ट हुई या आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर भी यही पैटर्न लागू करने की कोशिश हुई थी। इस्लामिक इन्वेजन के दौरान हजारों मंदिरों को नष्ट किया गया, ना जाने कितने हिंदुओं को मार दिया गया। ब्रिटिशर्स ने भारत के धन और वैभव को लूटा। मिशनरीज ने मास कन्वर्जन्स चलाए। एजुकेशन के अंदर गुलामी भर दी गई। भारत की आजादी के बाद भी नेहरूवियन सेक्युलरिज्म ने भारत की सिविलाइजेशन को डेकेड्स तक, दशकों तक डिफेंसिव स्थिति में ही रखा। लेकिन इस सब के बाद भी भारत की सभ्यता नहीं टूटी। वो आज भी मजबूती से खड़ी हुई है और ज़्यादा मजबूत हो रही है। यह अपने आप में एक ऐसी बात है जो काफ़ी है वेस्ट को इनसिक्योर करने के लिए। इसी इनसिक्योरिटी के कारण वेस्ट ने जानबूझकर एक बबल को क्रिएट किया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर है और इंडियन सिविलाइजेशन बैकवर्ड है, अनसिविलाइज्ड है और प्रिमिटिव है। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। आप थोड़े समय पहले की कोई भी पुरानी हॉलीवुड मूवी देख लो, हर जगह भारतीयों को और हिंदुओं को नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता था। जंगली, गरीब, अनसिविलाइज्ड, इविल, केवल इसलिए ताकि वेस्टर्न सुपीरियरिटी का जो फैंटेसी है ना, वो नैरेटिव आगे बना रहे, बढ़ता रहे। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. You have betrayed friendly. You have betrayed Lamastu. You have betrayed Kalima. लेकिन जैसे जैसे भारत का वैभव लौट रहा है, भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है और सोशल मीडिया के जरिए असली हिस्ट्री दुनिया तक पहुंच रही है ना, तो वेस्ट का ये पूरा बबल फूट रहा है। उन्हें भी पता चल रहा है कि भारत वो सिविलाइजेशन है जो कभी दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी और जो आज भी टिकी हुई है। जो रोगन को भी कैलासा टेम्पल के बारे में तब पता चला जब उसने इस पर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री देखी। भारत का असली इतिहास इतना विशाल है कि आज हमें खुद उसका 10% भी ठीक से नहीं पता है। आयरन टेक्नोलॉजी, स्टील फोर्जिंग, ट्रिग्नोमेट्री, टाउन प्लानिंग, वाटर इंजीनियरिंग सब भारत में हजारों साल पहले से मौजूद था। हड़प्पा की गलियों के भीतर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। सातवाहन और चोला पोर्ट्स जो थे ना, वो दुनिया के सबसे बिजी पोर्ट्स हुआ करते थे। तक्षशिला और नालंदा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। जीरो, डेसिमल सिस्टम, सर्जरी, पंचांग, ना जाने कितनी डिस्कवरीज, कितनी खोज भारत से निकली हैं। आप भारत के मंदिर की कार्विंग्स को देखिए। आज वेस्ट जो है वो सेक्स एजुकेशन को मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरह दिखाता है, लेकिन भारत में सेक्स एजुकेशन हजारों साल पहले खजुराहो के मंदिरों की वॉल पर डॉक्यूमेंटेड था और इसे टैबू नहीं माना जाता था। आज वेस्टर्न नेशंस जिस मॉडर्नाइजेशन पर गर्व करते हैं ना, वो हमारी सिविलाइजेशन का बहुत पहले से हिस्सा था। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है या पर्स ऐसे लटकाती है बहनें। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहाँ पर पत्थर तराशने वाले को भी था। और यही कारण है कि आज वेस्ट में भी सनातन धर्म फैल रहा है। इनफैक्ट अगर एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट की माने ना, तो इस्कॉन के कारण 1970s में लगभग 5000 फॉरेनर्स हर साल हिंदू बनते थे। 2020s में लगभग 35,000 से 50,000 पर ईयर हो चुका है। हमने खुद कई वीडियो सीरीज बनाई हैं कि कैसे आज कई देशों में, यहाँ तक कि कई मुस्लिम देशों में भी हिंदू आइडेंटिटी दोबारा से अपनाई जा रही है। आप देखिए कैसे आज फॉरेनर्स बाकायदा भारत आ रहे हैं और इस कल्चर को अपना रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। I'm gonna cry. It's amazing. It's been amazing, absolutely beautiful. One of the best experiences of life. My experience of the Kumbh Mela is an elevation of consciousness. तो ये बात ना क्लियरली देखी जा सकती है कि हिंदू सिविलाइजेशन का इंप्रेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ता जा रहा है और जो रोगन ने जो भी कहा वो इसी बढ़ते इंप्रेशन का एक हिस्सा है। लेकिन ये सब ना सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि असली काम अभी बाकी है। अगर हमें अपनी लॉस्ट ग्लोरी उसी फॉर्म में वापस चाहिए तो हमें अपने कल्चर को रिवाइव करना होगा, हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करना होगा, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है जिन पर दुर्भाग्य से एएसआई वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं और कई मॉन्यूमेंट्स आज बुरी हालत में है। जो रोगन जिस चीज को देखकर अचंभित हो रहे हैं ना, वो भारत के एंशिएंट सॉफ्ट पावर का एक बहुत छोटा सा पार्ट है।
वेस्ट उसे देखकर अचंभित हो रहा है, उस ताकत को समझ रहा है, पर भारत के लोगों को इसे समझने के लिए अपने माइंड को डीकोलोनाइज करना होगा।